ये कहानी पिंकी की शुरू कहाँ से हुई? पहली जो इसकी एंट्री थी इस दुनिया में, जुर्म की दुनिया में, वो एज ए कॉल गर्ल थी। दूसरा, फिर ये ड्रग कैरियर बनी। तो वहाँ ये जिस गेस्ट हाउस में ठहरी थी, बेसिकली उस गेस्ट हाउस का जो मालिक था वो भी उसी धंधे में था। सबसे खास वो तो बोलिवियन होती है। अच्छा, वो इस्लामाबाद उतरती है। ओ माय गॉड, ये लाहौर उतरती है। बड़े लोगों के लिए। हाँ। 600 से 700 ऐसे लोग हैं फ़हीम भाई, अगर इनके नाम सामने आ गए तो क्या होगा? वहां पे ही इसने ये नोटिस किया कि इन पार्टीज में डिमांड अगर एक तरफ जो है वो लड़कियों की है, तो दूसरी तरफ जो इस पार्टी की जो सबसे बड़ी डिमांड है वो नशा है। तो लाहौर पहुंचकर जिस गेस्ट हाउस में ठहरी थी वो था राना नासिर का। सॉरी, नाइजीरिया से उसके लिए कोकेन जो है वो आती थी लाहौर। मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे साथ मिलके काम करो और हम 50-50 के पार्टनर बन जाते हैं। इसमें अच्छा खासी सेल थी उस वक्त भी, करोड़ों की सेल थी यार उस वक्त भी। ये रेलगाड़ी के जरिए जो कराची आती थी और वो अपने साथ एक छोटी बच्ची को भी लेकर आती थी ताकि किसी को शक ना हो। ये था शख्स जो लेने आया था, ये नासिर बलोच था। जो सिक्योरिटी के पैसे हैं, जो जमानती है, जो वकील है, वो सब पिंकी अरेंज करती है। और पता है वो कौन है? वकील। जमानत के बाद कभी मुकदमे की समाअत के मौके पर अदालत में पेश नहीं हुई। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था। लेकिन जब एनएफ चेक करती है तो पता चलता है कि ये एड्रेस ही गलत है, इस एड्रेस के ऊपर तो कोई कंपनी नहीं है। फ़हीम भाई, वो कौन सा इदारा है जो 10 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन पे फोन कर देता है? हीरोइन नहीं है तो चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। नाम ये सामने आए ही हैं, मुनीब भट्ट, सारा खान, राजा परवेज अशरफ, इमरान खान, मतलब नाम ऊपर जाते जा रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली ये पहले हिस्सा नहीं था प्लान का, या प्लान कुछ ऐसा ही था? उस नेटवर्क के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जो पिंकी चला रही थी? क्या आप वो कनेक्शन तोड़ने में कामयाब होंगे जो पिंकी के नेटवर्क के इंटरनेशनल ड्रग पैकेट्स के साथ थे? क्या ये बात सच है कि पिंकी की मुनशियात बड़ी गाला में पहुंचती थी? एक पिंकी पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया जिसने। क्यों? क्योंकि वो जड़ों में बैठी हुई थी। एक शौहर वकील, दूसरा शौहर पुलिस वाला, जो तमाम सिस्टम चलता है इस ड्रग का, एक शौहर उससे वाबस्ता। ये औरत कहां से आई, कैसे पहुंची? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, करना ये एक्टिंग चाहती थी और कर अभी भी एक्टिंग ही रही है, मगर रियल लाइफ में। तो आज इसकी मुकम्मल कहानी जानेंगे और इसकी मुकम्मल कहानी इस पूरे पाकिस्तान में सिवाय एक शख्स को पता है, वो है फ़हीम भाई। फ़हीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फ़हीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हीम भाई, एक औरत जो कि फिल्मों ड्रामों में काम करना चाहती थी, जो कि एक्टिंग करना चाहती थी, आज भी एक्टिंग कर रही है, लेकिन रियल लाइफ में पुलिस वालों के साथ, सिस्टम के साथ। मगर बाकी सबको उसने नशे पर लगा दिया। खुद भी नशे पे थे। खुद भी नशे स्कूल के बच्चे उसके ग्राहक, कस्टमर्स, सियासतदान उसके कस्टमर्स, ब्यूरोक्रेट्स उसके कस्टमर्स। 600 से 700 ऐसे लोग हैं फ़हीम भाई, अगर इनके नाम सामने आ गए तो क्या होगा? मगर ये सारी चीज़ें आज आपसे जानूंगा। मुझे लग रहा है आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपके पास मालूमात का पिंकी से मुतालिक जितना खजाना है उतना किसी के पास नहीं है। सबसे पहले मैं चाहूंगा इस स्टोरी का सिरा पकड़ते हैं और शुरू से चलते हैं फ़हीम भाई, ताकि लोगों को ना आसानी से हजम हो जाए कहानी। ये कहानी पिंकी की शुरू कहाँ से हुई, ये किस एज में, वो जो एज थी, कब ये लाहौर गई, एक्टर बनते बनते ये कैसे मुनशियात के धंधे में आ गई? देखिए, इसमें ना बड़ी कंफ्यूजन फैली है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लाहौर की है, कुछ लोग कहते हैं ये कराची की है, कोई कहता है कसूर की है। अब मैं इसको थोड़ा सा आज वजाहत कर दूं। बेसिकली अगर आप कहें तो ये कसूर की है। अच्छा। लेकिन कसूर में इसके अब्बा जान हुआ करते थे, जो बहुत पहले कराची आ गए थे। बेसिकली ये फैमिली रिंद बलोच फैमिली है। अच्छा। और ये कराची आने के बाद जहांगीर रोड देखा होगा आपने, लियाकताबाद के बिल्कुल साथ, वहां पे एक जगह है जिससे बलोच पाड़ा भी कहते हैं जी। ये लोग वहां आकर रहने लगे थे। वहीं जो है वो बेसिकली जो है सारे बच्चे
कराची में ही पैदा हुए हैं इसके। जब पिंकी 11 छोटी बहन थी। भाई हैं, ओ वाओ, 6 भाई, पूरी टीम है। पूरी टीम है, 6 भाई और 5 बहनें, 6 भाई 5 बहनें। 5 बहनें ठीक है। और 2 अम्मी अब्बू भी और हैं। क्या करते थे इनके वालिद साहब? वालिद साहब के हवाले से ऐसी कोई ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं आई कहीं पे भी कि जनाब वो उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था, मेहनत मजदूरी थी करते। नॉर्मल आदमी था, लेकिन इसकी अपने बाप से बनती नहीं थी। अच्छा, और 15 साल की उम्र में ये खातून ने घर छोड़ दिया था। 15 साल की उम्र में? हुआ ये कि ये इसने पार्टीज में जाना शुरू किया। कराची में जो पार्टीज वगैरह होती हैं, हॉग्स पे हो रही है, इधर हो रही है, उधर हो रही है, जो पार्टीज वगैरह होती हैं, डांस पार्टीज, उनमें ये जाया करती थी। वहां पर बेसिकली जो है इसको मुख्तलिफ किस्म के लोग मिले, जिनमें से एक जो है वो वकील साहब भी थे। और वहां पे ही इसने ये नोटिस किया कि इन पार्टीज में डिमांड अगर एक तरफ जो है वो लड़कियों की है, तो दूसरी तरफ जो इस पार्टी की जो सबसे बड़ी डिमांड है वो नशा है। ओ, तो इसने उसमें टारगेट किया बाद में कि मिल तो यहाँ पर कोकेन भी रही है, वीड भी रही है, जो पार्टी पिल्स हैं वो भी मिल रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोगों की डिमांड है वो कोकेन है। तो शुरू में इसने एक एज अ ड्रग कैरियर काम किया, फिर ये ड्रग सप्लायर बनी और फिर फहीम भाई, ड्रग डॉन बनी। बहुत आला। अब लेकिन आप थोड़ा तेज आगे चले गए। मुझे थोड़ा मैं चाह रहा हूँ मैं इस तो स्टोरी इसकी को ना, बेसिक मंजिलें बता रहा हाँ हूँ। मैं चाह रहा हूँ इस स्टोरी को मुकम्मल जरा समझते हुए चलूं। बिल्कुल, आप सवाल ये करें, मैं बताता हूँ। एक 15 साल की बच्ची, फहीम भाई 15 साल की बच्ची क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। हमारे यहाँ ये जेनजी बहुत शार्प है माशाल्लाह, लेकिन ये तो उस दौर में ऑब्वियसली ये सन 2014-15 से भी पहले की जी, बात बिल्कुल। है ना? जी। जब ये 15 साल की होगी, 8वीं जमात में इसने तालीम छोड़ दी थी। बिल्कुल। अब ये गई, आप कह रहे हैं कि कराची की पार्टीज में गई। उन पार्टीज तक इसकी रसाई, एक मिडिल क्लास बच्ची की एक इलीट क्लास की पार्टीज तक रसाई कैसे हुई? ये कनेक्शन कहाँ थे? क्योंकि अब्बा के तो कोई कनेक्शन नहीं थे। देखिए, असल में जो एलीट क्लास की जो पार्टीज होती है ना, उनमें जाने के लिए आपकी जो सबसे बड़ी शर्त होती है वो कपल होती है, कि कपल होना चाहिए। अब लोग जो हैं ऐसी लड़कियों को यूज करते हैं उन मर्दों के लिए जिनके पास इन पार्टीज में आने के लिए ख्वातीन नहीं होती, लड़कियां नहीं होती। तो ये इन ऐसी लड़कियों को लेकर कपल बनाते हैं और फिर ऐसी पार्टीज में जाते हैं। तो बेसिकली जिस पहली खातून के हत्या चढ़ी थी, जिसे दोस्त कह लें, कुछ भी कह लें, वो भी कराची का ही एक किरदार है। वो बेसिकली डांस पार्टीज वगैरह अरेंज किया करती थी अच्छा, कराची के फार्म हाउसेज में, कराची के पोश एरियाज में, और वहां से जो है ये बेसिकली उसने इसे पार्टीज में भेजना शुरू किया था। और वही बेसिकली जो है वो पहली सीढ़ी साबित हुई इसके लिए। और जब इसने इन पार्टीज में जाना शुरू किया, और वहां पे मैंने तो इस पे प्रोग्राम किया था बाकायदा कि पहली जो इसकी एंट्री थी इस दुनिया में, जुर्म की दुनिया में, वो एज ए कॉल गर्ल थी। दूसरा, फिर ये ड्रग कैरियर बनी। और जो साहब इसे मिले उनके बारे में यही है कि वो खुद भी कनेक्शन रखते थे। वकील साहब उनके कनेक्शंस थे, उन्होंने इसे जो है ड्रग के धंधे पे भी लगाया। शादी कर ली पहले? शादी कर ली पहले। अच्छा, ये जो इसकी शादियां ना, इसके हवाले से बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं कि डॉक्यूमेंटेड शादी जो है ना, वो सिर्फ एक ही सामने आ रही है। डॉक्यूमेंटेड शादी मतलब निकाहनामा जी। एक सामने हाँ। आया है, वो किसके साथ? जो दूसरे वाले साहब हैं। अच्छा, चलें उस पर तो अभी उस हम पे आगे आएंगे ना, आगे जाके आएंगे। लेकिन अभी इनके साथ जो है वो कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया हुआ। लेकिन ये अच्छा, ये शादी कुछ हरीम शाह टाइप की लग रही है मुझे। नहीं, इस तरह का किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये है कि हाँ। नहीं मतलब भाई हरीम शाह की भी देखें, एक शादी तो है ना। हाँ। लेकिन वो उनके शौहर उनके साथ होते हैं, लेकिन आजकल कराची आए हुए हैं। आजकल कराची आए हुए हैं? अच्छा, फोन आया था 2-3 दिन पहले। ओ माय गॉड। अच्छा, आपके पास और राब्ते भी हैं आपके? ओ वाह। तो और उनकी बेगम तो मेरा ख्याल है बाहर ही है, हरीम शाह, वो जो टिकटॉक वगैरह बनाती हैं और उससे कमाई करती हैं। ठीक है, तो ये हो गई शादी उनकी। यहाँ की बात जो है वो बेसिकली ये एक वक्त में लाहौर चली गई। वो जो आपने सवाल शुरू किया था जिससे कि जनाब इसको एक शौक था ना एक्टिंग का, तो ये जो है वो बेसिकली लाहौर गई। और लाहौर में इसके जाने का मकसद ये था कि मैं लाहौर के स्टेज ड्रामों में या वहाँ से जो है वो मैं किसी तरह से फिल्मों में इसमें जो है मैं एंट्री कर लूँ।
और ऐसी ख्वाहिशें लेकर जो है अमूमन लोग जो है जाते वो हैं। घरों से निकल जाती हैं लड़कियां और सही है, पहुंचते हैं लाहौर। सही, जैसे सही। इंडिया में बॉम्बे पहुंचते हैं लोग, ऐसे हमारे यहाँ जो है लाहौर पहुंचते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री Unfortunately, कराची में होनी चाहिए फिल्म, हाँ लेकिन जी। लाहौर में। एक्टिंग के शौक में जब ये लाहौर गई तो वहां ये जिस गेस्ट हाउस में ठहरी थी, बेसिकली उस गेस्ट हाउस का जो मालिक था वो भी इसी धंधे में था, और उसने इन्हें जो है बहुत सारे लारे लप्पे भी दिए कि मैं तुम्हें काम दिला दूंगा, ये कर दूंगा, और तुम जल्द जो है स्टेज ड्रामों में नजर आओगी, ये होगा। और उसे ये बात जो है वो पता चल गई थी कि ये ड्रग का काम भी करती है, और उसने जो है फिर अपने ड्रग के धंधे में जो है इसको बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। और उसका ड्रग का धंधा यही था बेसिकली कि वो नाइजीरिया से कोकेन मंगवाता था, और Oh my कोकेन भी God. कोलंबियन कोकेन। ओह माय गॉड। 3 किस्म की होती हैं बेसिकली ये, जिसमें से एक तो बोलिवियन है, हाँ एक कोलंबियन है, हाँ, और तीसरी जो हमारे यहाँ ये ईरान के रास्ते आती है, इसको कोई भी नाम देते हैं हम, वो, लेकिन ये सबसे निचले दर्जे की होती हाँ है। उसमें तो वो कोलंबियन ड्रग का वो धंधा सबसे करता हाई, है। सेकंड नंबर सेकंड नंबर पे। सबसे खास वो तो बोलिवियन होती है, अच्छा, वो इस्लामाबाद उतरती है, ओह माय गॉड, ये बड़े लोगों लाहौर के लिए, उतरती है। बड़े लोगों के लिए। हाँ तो पिंकी ने भी जो है वो इस्लामाबाद में जाके पार्टीज की हैं एक अच्छा वक्त में जाके। अच्छा, ये अभी आगे आएगा। तो जब ये लाहौर पहुंची है ना, तो लाहौर पहुंचकर ये जिस गेस्ट हाउस में ठहरी थी वो था राना नासिर का। राना नासिर, अब ये नए कैरेक्टर की ये एंट्री नया हो गई। करेक्टर है। अच्छा, राना नासिर ही बेसिकली वो करेक्टर है जिसने इसे सही मायनों में कोकेन की क्वीन बनने में इसकी हेल्प भी की एकदम। ओह, और ये क्योंकि वो खुद बड़ा क्या नाम था? था, वो खुद जो है वो ड्रग के धंधे में था। वो भी गेस्ट हाउसेज में वहां पे जो है वो कोकेन की डिमांड होती है, ठीक है? ओके, और ओके, इसकी कोशिश यही थी कि जब इसे पता चला कि ये यहाँ पर जो है वो ये स्टेज अदाकारा बनने आई है, फिल्मों में काम करने आई है, इसे अदाकारी का शौक है, फिर साथ साथ इसने ये वाली बात भी बताई कि मैं जो हूँ कराची में जो है ये सब भी करती रही हूँ, ड्रग कैरियर के तौर पे काम करती रही हूँ। तो उसने जो है इसको फिर एज ए ड्रग कैरियर शुरू में इस्तेमाल किया, और इसने इसे अपना नेटवर्क दिया बाकायदा तौर पे। उसका नेटवर्क बड़ा क्लियर नेटवर्क था कि वो जो है वो मैंने बताया शायद कि वो लाहौर उससे सॉरी नाइजीरिया से उसके लिए कोकेन जो है वो आती थी लाहौर, ठीक और है, फिर वो जो है बेचता था अपने कस्टमर्स को। कस्टमर सही। उसे जब ये पता चला कि कराची में भी यही कर चुकी है, तो इसने अपना जो वो है सेटअप वो इसको दिया कि तुम जो है कराची में फिर मेरा सेटअप जो है वो आगे बढ़ाओ, और इसने फिर वो सब ओके, बढ़ाना शुरू किया। ओके, तो राना नासिर का जो भी माल था, और जो वो थ्रू एक तरह से यूं समझ लीजिए कि पिंकी कराची आना शुरू कराची आ रहा था। यहाँ और- होल्ड करें फहीम भाई, ये अभी तक पहले शौहर को छोड़ चुकी है? यस, ओ, ताकि कहानी क्लियर होती हुई जी चले ना। बिल्कुल। पहला शौहर छोड़ दिया है, अब ये राना नासिर की एंट्री हो गई राना है, नासिर की एंट्री हो गई, और राना नासिर से शादी भी हो गई। शादी भी कुछ अरसे के बाद हो गई। अच्छा, अभी नहीं हुई है अभी। शुरू। उसने इसके साथ काम शुरू कर दिया था, और इस काम में जो है वो जो कस्टमर्स थे ना कराची के, वो सारे कस्टमर बने थे पिंकी के अपने नंबर पे। ये याद रखिएगा, आगे चल के इसका मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको। तो जब राना नासिर के इसने साथ काम शुरू किया तो काम फैलता चला गया, कराची में डिमांड थी। 2017 में इसने अपने भाइयों को यहाँ पे फोन किया कराची में, अच्छा जब इसने कराची का सेटअप बनाने का शुरू किया, और इसने अपने भाई नासिर को फोन किया। अच्छा, नासिर से- भाई का नाम भी नासिर है? भाई का नाम भी नासिर है, ओह, उस भाई clear का हो नाम जाए ना। नासिर है, हाँ, जो बेसिकली इसने जिसे फोन किया था। वैसे ठीक तो है। ये 6 भाई 6 हैं, भाई हैं, 5 बहनें हाँ, हैं ये पिंकी को मिला के। एक भाई अब इसमें से आ गया इसी धंधे एक में, नासिर drug में। है और अभी एक दूसरे की एंट्री होगी अभी अच्छा। इसके बाद। तो नासिर को जब इसने फोन किया तो इसने कहा कि मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, मेरा माल जो है वो कराची आता है, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे साथ मिलके काम करो और हम 50-50 के पार्टनर बन जाते हैं। अरे वाह, इसने अब कहा कि तुम इसके लिए रियाज से भी बात कर लो। रियाज इनका एक और भाई है। उसने भाई से बात की और इन दोनों ने एग्री कर लिया कि पिंकी वहां से कोकेन कराची भेजेगी, और ये यहाँ पर जो है जो भी कस्टमर्स हैं इसके पिंकी के, उन तक जो है ये पहुंचाएंगे। ओके, इन्होंने इसके लिए वालिद से छुपकर गुलशन इकबाल में एक फ्लैट लिया और ठीक वहां है। से इस काम को आगे बढ़ाया। अब करती क्या थी पिंकी? अच्छा, अब्बा अभी जिंदा है? अब्बा भी जिंदा है, अब्बा जिंदा है, अब्बा को नहीं पता अब्बा की एक बेटी और 2 अनमोल बेटे, और पिंकी, और 2 बेटे नासिर और रियाज। हाँ। ये दोनों कराची तीनों में, तीनों जो है वो अब काम जुड़ शुरू चुके कर दिए हैं, हैं, नेटवर्क और बन चुका है। हाँ, वो लाहौर में है पिंकी, और ये दोनों कराची में इसका काम संभाल रहे हैं।
और दूसरे साहब जो नासिर जो आपने बताया, जो शौहर है वहाँ जो पे। शौहर अभी शौहर अभी शौहर नहीं बने, अभी शौहर अभी नहीं शादी है, होगी। लेकिन वो ये 2017 में कहानी जो है ठीक है। लाहौर से कराची की तरफ वापस आ सही रही है। है, ठीक है। लेकिन अभी पिंकी जो है वो फोन पर राब्ते में है। अब वो पिंकी अभी यहाँ नहीं है, पिंकी सिर्फ फोन पर अपने भाइयों से यहाँ राब्ते में है, और इस राब्ते में वो कहती है कि अब यहाँ से माल जो है पहुंचेगा कराची तुम्हारे पास, और तुमने जो इस माल को जो है वो तकसीम करना है, कस्टमर्स तक और पूरा पहुंचाना है। सेटअप उसने फोन पे बिछाया है। पूरा सेटअप फोन पे ओह। बिछा हुआ है। जितने कस्टमर्स हैं वो सारे पिंकी से राब्ते में रहते थे। ओके। पिंकी बताती थी कि ये माल आ रहा है, ये इन कस्टमर्स को जाना है, और इसके लिए जो है फिर नासिर और रियाज ने जो है अपने यहाँ पे सेटअप बनाना शुरू भाई किया। अब अभी वो- तक के इसकी सेल कितनी थी भाई कोकेन इस की डिमांड 2017 में, अभी जो एक नया सेटअप डाला इसमें अच्छा खासी सेल थी, उस वक्त भी करोड़ों की सेल थी यार। उस वक्त भी? उस वक्त भी करोड़ों की सेल थी, कोई छोटी मोटी डिमांड थोड़ी थी कोकेन की, पार्टीज में जाती थी यार। 10 ग्राम की मैंने अभी मैं देख रहा था, कोई तकरीबन जो है वो भाई 1 ग्राम 30-35 हजार रुपए का है। जी जी। उसकी जो ब्रांड की जो बात कर रहा हूँ, जो हाँ, हाँ, गोल्डन वो है, हाँ हाँ वो गोल्डन 30 से कैटेगरी 35 हजार रुपए उसकी डिमांड है। 40,000 ग्राम में, हाँ सही, 35,000 सही। तो अब जब उसने यहाँ पे ये डाला था तो 2017 से लेके 2019 तक में उसने अपना पूरा सेटअप बिछा लिया था तकरीबन। अच्छा। अब होता क्या था कि उसकी वो भी ख्वातीन के जरिए यहाँ भेजती थी। अब जो माल नाइजीरिया से लाहौर आता था वो माल जो है फिर उसकी एक खास कारिंदा थी नसीम बीबी, वो रेलवे के जरिए, रेलगाड़ी के जरिए जो कराची आती थी, और वो अपने साथ एक छोटी बच्ची को भी लेकर आती थी ताकि किसी को शक ना हो। हाँ वो तो रेलवे में आप बैठ जाएं, कोई भी कुछ नहीं कहता, वो तो आप बैठ जाएं, वो टिकट दिखाएं, वो टीटी बेचारा आता है, टिकट वो आप टिकट दिखाएं, वो जो कौन सी क्लास होती है, इकोनॉमी क्लास जो नॉर्मल होती है, उसमें बैठ जाएं, तो वो तो बहुत ईजी है मुनशियात। 2019 में जो है ना, जब इसने खेप कराची भेजी तो वो नसीम बीबी जो है वो लेकर यहाँ पहुंची। अच्छा। यहाँ इतला मिल गई थी, यहाँ एएनएफ को इसकी इतला मिली। इन्हें इतला मिली कि जनाब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बिलाल चौरंगी के मुकाम पर शेल के पंप के बाहर जो है एक डील होने वाली है, एक डिलीवरी होने वाली, इत्तला डिलीवरी होने वाली है। ठीक है? इतनी पक्की इत्तला? मुखबिर मिल जाती है, कनेक्शन होगा कोई? कनेक्शन होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। और कनेक्शंस क्यों नहीं होंगे, एएनएफ का तो नाम आया है इसमें, इसकी स्टोरी में, ठीक है। ये भी बात करेंगे अभी। तो उसके ऊपर जो है एएनएफ जो है वो छापा मारती है। पहले फील्डिंग लगाते हैं, पहुंचते हैं स्पॉट पे तो देखते हैं कि खातून खड़ी हुई है, मुखबिर को साथ होता है, मुखबिर बता देता है कि यही खातून है जिसके लिए हम आए। अब इंतजार उसका होता है जिसने डिलीवरी लेने आना है। थोड़ी देर के बाद जो एक शख्स पहुंचता है, खातून अपना सिया बैग जो है, सफरी बैग उसको देती हैं। जैसे ही वो जाने लगती हैं, एएनएफ जो है वो रेड करती है और दोनों को पकड़ लेती है। ये कितने का माल था? पूरे बैग में भरा हुआ था? बहुत अच्छा खासा माल था, करोड़ों का? करोड़ों का माल था। जब ये से पकड़ते हैं, तलाशी लेते हैं, तो उसमें से कोकेन निकलती है। उसमें इन दोनों को ले आया जाता है एएनएफ के पुलिस स्टेशन। ठीक है। वहां लाकर जो है वो फिर बताती है नसीम बीबी कि मैं, ये पिंकी का माल है जो मैं लेकर आई हूँ, और पिंकी ने मुझे दिया था, ये मेरे साथ जो है मेरी बेटी है। 2019 में? 2019 में ये पहली बार पिंकी का नाम किसी इदारे में सुना गया? जी, एएनएफ में अगर हम कहें, एएनएफ में पहली बार सुना गया। सुना गया। उसके बाद जो है जो दूसरा शख्स है वो ये कहता है कि जिसका ये माल है वो मेरी सगी बहन है। ये था शख्स जो लेने आया था, ये नासिर बलोच था, ओह माय गॉड, पिंकी का भाई। अब यहाँ से जो है फिर सारी कहानी शुरू होती है। वो बताती है कि पिंकी ने तो वहाँ पे और भी ख्वातीन रखी हुई हैं जो इसी तरह से उसके एक माल की डिलीवरी करती हैं, लाहौर में भी करती हैं, कराची में भी करती हैं, और मैं भी उसी में से हूँ एक। और वो जो गरीब ख्वातीन होती हैं उनको बेसिकली वो टारगेट करती है। एएनएफ जो है उसके खिलाफ एफआईआर करती है, उसे भी जेल भेज देती है। नासिर से पूछती है, नासिर बताता है कि पिंकी के हम जो है 50-50% के पार्टनर हैं, मैं और मेरा भाई रियाज। हाँ। जो भी आमदनी होती है उसमें से 50% हम रखते हैं और 50% हम उसके बताए हुए एक अकाउंट में ट्रांसफर करा देते हैं। ये एक भाई पकड़ा गया है एक अभी, भाई पकड़ा गया है, पिंकी का, रियाज जिसने ये नहीं सब आता कुछ है। बता दिया। रियाज ANF हाथ को। नहीं आया, नासिर चलें। हाथ आया। अब एएनएफ के पास सारी रिपोर्ट आ गई 2019 में। 2019 में। लेकिन होता क्या है हमारे यहाँ, हाल क्या है, 1 महीने के अंदर अंदर दोनों की जमानत हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं? दोनों की जमानत हो जाती है। करोड़ों रुपए का माल, सब कुछ एएनएफ के पास है, 1 महीने में जमानत हो गई। दोनों की जमानत हो वजह गई। यही होगी सबूत नहीं मिला? नहीं, जमानत तो खैर हो जाती है ना, जमानत के बाद केस तो चलते रहना है ना। अभी बरी वाला मरहला नहीं है, अभी जमानत की बात हो रही है कि श्योरिटी की बुनियाद पर जमानत हो गई। और श्योरिटी के पैसे, जो श्योरिटी के पैसे हैं, जो जमानती है, जो वकील है, वो सब पिंकी अरेंज करती है। और पता है वो कौन है वकील?
ये वही वकील है जो आज पिंकी के लिए खड़ा हुआ है, हिदायतुल्लाह। ओ यही हिदायतुल्लाह है जिसने नासिर की जमानत कराई, जो आज भी एनएफ के केस में नासिर का वकील है। ओ माय गॉड फहीम भाई, ये क्या, फहीम भाई आगे बढ़ते हैं, हम्म। लेकिन पहले मुझे यहाँ क्लियर करते हुए चलें, ये कैसा, ये कानून में झोल है, ये तफ्तीश में झोल है, ये झोल कहाँ है? ये इतनी आसानी से, मुझे बात हजम नहीं हो रही, आई एम सॉरी, कि इतनी आसानी से माल पकड़ा गया, बंदे पकड़े गए, तो फिर अदालत से अगर जमानत करवाने में कामयाब हो गया है वकील हिदायतुल्लाह, तो इसका मतलब है आपने तफ्तीश में कोई झोल भी, अदालत को आप बताएं ना, नहीं भाई अगर इसको जमानत दे दी बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं वो करूंगा। देखिए, अदालतें जो है ना वो कहती है कि जमानत मुलजिम का हक है, ठीक है। असल चीज ये है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो केस साबित करे, केस जब तक भी चले, उसके बाद अगर तो साबित कर दिया प्रोसिक्यूशन ने तो हम सजा सुना देंगे, अच्छा, नहीं तो अगर नहीं साबित कर सका तो बरी हो जाएगा मुलजिम। लेकिन जमानत के ऊपर ये होता है कि जमानत हक है एक तरह से, सही। यानी यहाँ तक है कि अगर 1 साल तक माते अदालत से जमानत ना हो तो फिर लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं कि 1 साल हो हाँ, गया है, हाँ। केस का डिसीजन नहीं आ रहा है, हमारा मुलजिम जो है वो जेल में है, हमारा मुवक्किल जेल में है, तो उसकी जमानत दे दी जाए। तो ये बेसिकली एक अदालती एक हिच कह लें या जो भी है वो थी। मगर बाहर निकलने के बाद कितना बेनिफिट मिला होगा उनको कि अब बाहर नसीम बीबी गायब हो गई। देयर यू गो। नसीम बीबी जमानत के बाद कभी मुकदमे की समाअत के मौके पर अदालत में पेश नहीं हुई, इसलिए मैं आपसे कह रहा था नासिर पेश होता रहा। अब बड़ी मजे की बात बताऊं आपको, नासिर भी बीच में एक दफा गायब। हालांकि नसीम बीबी मेन कारिंदा थी जो कि वहां से लेकर आ रही थी यहाँ पर, जिसके कब्जे से कोकेन मिली थी, ठीक है। मेन बंदी गायब। मेन बंदी गायब। चले, उसके बाद नासिर भी एक मौके पर गायब हो गया। अच्छा, उसने कोर्ट आना छोड़ दिया। और मजे की बात बताऊं, 2021 में उसने कहा कि जनाब मेरे मौक्कल को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया है, वो लाहौर की सेंट्रल जेल में है। और 2022 में नासिर अपने वकील के साथ अदालत में पेश हुआ और उसने बताया कि लाहौर में जिस मुकदमे में वो गिरफ्तार हुआ था उससे वो बाइज्जत बरी हो गया। एक मिनट क्लियर करते हैं भाई, जेनजी है ना जो देख रहा है, 2000 नासिर जो है वो लाहौर में 2020 में गिरफ्तार हो गया। नासिर जो उसका शौहर नहीं, उसका भाई, ठीक है, वो लाहौर चला गया था कराची से, उस पिंकी का भाई नासिर जो यहाँ भी गिरफ्तार हुआ था, जो जमानत पे था, वो लाहौर चला गया और लाहौर में गिरफ्तार हो गया, और इसी के ऐसे ही केस में गिरफ्तार हो गया, मुनशियात फराहम करने के केस में गिरफ्तार हुआ, मगर वहां से बाइज्जत बरी हो गया। यहाँ तो अब जमानत वाला मामला नहीं है, यहाँ तो इतना बड़ा झोल, एक तो जमानत दी झोल, दूसरा बरी ही कर दिया, बरी हो गया, ठीक है। अब वो जब यहाँ बरी हो गया तो अदालत में पेश होना शुरू हो गया दोबारा से। इसी दौरान जो है एएनएफ ने इंक्वायरी शुरू की उन अकाउंट्स के ऊपर जो नासिर ने फराहम किए थे, कि जिसमें जो है नासिर कहता था कि हम ये पिंकी का अकाउंट है, इसमें 50% रकम जो है हम ट्रांसफर करते हैं। उस अकाउंट के हवाले से जब काम शुरू किया एएनएफ ने तो पता चला कि ये अकाउंट जो है वो लाहौर में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की एक ब्रांच में खोला गया है, और ये खोला गया है एक सैलरी अकाउंट। पिंकी का सैलरी अकाउंट नहीं हो सकता। सैलरी अकाउंट के लिए जो उसने जो है वो एक लेटर हेड दिया, वो एक रिको ट्रेडर्स का एक लेटर हेड था, जिस पे लिखा हुआ था कि पिंकी हमारे यहाँ 58,000 रुपए महाना पे नौकर है। ये सैलरी अकाउंट था, और इस सैलरी अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, करोड़ों रुपए की, 6 करोड़ तकरीबन। 6 करोड़ तो उस वक्त थे जब सीज किया गया वो अकाउंट। इससे ट्रांजैक्शंस होती जाती रही जी, ठीक है ना। और ये पिंकी का अकाउंट था, इसमें इसका भाई जो है वो यहाँ से पैसे डालता था, और इस अकाउंट से ही जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, बेनामी जायदादें, जिनमें से एक कराची के बहरिया टाउन के स्पोर्ट सिटी में खरीदी गई, और एक जो है वो गवादर के फार्म हाउसिंग प्रोजेक्ट में खरीदी गई। दोनों जो है उसी अकाउंट से होने वाली ट्रांजैक्शंस की वजह से खरीदी गई। फहीम भाई, कता कलामी माफ, सुबह चलते हैं किसी भी बैंक में, जिस बैंक में आप बोलें चलते हैं सुबह, आप बोलें कि अकाउंट खुलवाना है, मैं बोलता हूँ अकाउंट खुलवाना है, आपके सामने सब चीज आ जाएगी, 10 सवालात करेंगे फहीम भाई, 10 किस्म के फॉर्म होंगे, 10 जगह साइन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर आपने कहा मैं सैलरी अकाउंट खोल रहा हूं तो आपसे पे स्लिप मांगी जाएगी, लेटर हेड मांगा जाएगा, लेटर पे जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन होगी,
तो ये कैसे यहाँ हो पर गया? रिको ट्रेडर्स नामी एक कंपनी के नाम पर पिंकी अकाउंट खुलवा लेती है, सैलरी अकाउंट खुलता है 58,000 रुपए माहाना पर। बैंक इस बात की भी जरूरत महसूस नहीं करता कि रिको ट्रेडर्स का जो पता उस लेटर हेड पे लिखा हुआ है उसको चेक कर ले कि वो है या नहीं है। लेकिन जब एएनएफ चेक करती है तो पता चलता है कि ये एड्रेस ही गलत है, इस एड्रेस के ऊपर तो कोई इस नाम की कंपनी नहीं है। कंपनी नहीं है। ओह माय गॉड। आगे बढ़ते हैं। और NF एक बात और है फहीम भाई, आई एम सॉरी, आगे बढ़ने से पहले ये जो चले अकाउंट खुल गया, अब उसमें जब ट्रांजैक्शन होती है ना, जब 10 लाख से ज्यादा की भी ट्रांजैक्शन होती है तो फोन आ जाता है, जी ये क्या है, किस ये लिए कैसे है, ये किस लिए है, ये कौन थी, ट्रांजैक्शंस इसको पे फोन नहीं आया? ट्रांजैक्शंस हो रही थी, करोड़ों रुपए की जायदादें खरीदी गई हैं, इसको फोन नहीं आया? कोई फोन नहीं आया। क्यों आएगा यार, सेटिंग थी ना सारी। वो जो ब्रांच मैनेजर साहब हैं उन्होंने बाद में एनएफ को ये बयान दिया है कि जी मुझे आए हुए कुछ ही अरसा हुआ था, इसलिए मैं चीजों को समझ नहीं सका, इसलिए मैंने अकाउंट खोल दिया था। भाई वो कौन सा इदारा है जो 10 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन पे फोन कर देता है? सारे इदारे हैं भाई बैंक, कोई इदारा FBR, तो कोई पता नहीं कौन कौन है, कोई इदारा तो उठे। कोई नहीं। ये तो एएनएफ ने उसमें इतना किया कि उन्होंने जब ये देखा कि एक सैलरी अकाउंट खोला गया है तो ये बेसिकली उन्होंने कहा कि ये अपने काले धन को वाइट करने की कोशिश है। ये कब देखा फहीम भाई? 2021 में, 20 में खोला ना? 19 में, 19 में खोला ना? अकाउंट तो पहले का खुला हुआ था। ये पैसे ट्रांसफर नासिर ने बताया कि जनाब ये अकाउंट है, इसमें पैसे जाते हैं, तो एएनएफ ने कार्रवाई शुरू की। अकाउंट पहले से था, अकाउंट चलता रहा इतने साल तक, इतने साल तक अकाउंट चलता रहा, तब तक भी एएनएफ ने नहीं देखा था, तब तक भी एफबीआर को नहीं पता, एफआईए को नहीं पता, किसी को नहीं पता। बैंक अपने जो स्टेट बैंक रूल्स को हैं, नहीं पता, किसी को नहीं पता। नहीं पता तो सबको होगा फहीम भाई, लेकिन डेफिनेटली किसी ने, और ऐसा एक नहीं होता यार। अरमकान में नहीं आए थे कितने अकाउंट सामने, अरमकान के केस में कितने अकाउंट आए थे जिनमें जो वो पैसा गिरता था और फिर वो पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो ये सब है, लेकिन इसमें ना एक काम अच्छा किया है एनएफ ने। मैं एनएफ से इस पूरी जब ये कहानी सामने आई है बहुत ज्यादा मैं वो हूँ कि यार आपका असल काम था, आप हो असल काम करने वाले, आपसे बढ़कर कोई अदारा नहीं है मंशियात के खिलाफ काम करने के लिए पाकिस्तान में। लेकिन इस केस में भी उसको गिरफ्तार नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एक काम किया, वो ये किया कि उन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी कि इसने अपनी मंशियात की काली कमाई को, अंधी कमाई को इसने जो वाइट किया है इस सैलरी अकाउंट को खोलकर, और इसके जरिए इसने बेनामी जायदादें खरीदी हैं। उन्होंने एमएल के तहत वो कार्रवाई की और अदालत से उस जो अकाउंट था उसको उन्होंने फ्रीज करा दिया। अच्छा, और ये किस सन में हुआ? 21 में? 21 में हुआ। 21 में। और फिर उन्होंने दूसरी एप्लीकेशन ये भी लगाई कि जनाब जो भी ये जायदादें दोनों जो सामने आई हैं इनको भी अटैच किया जाए, तो वो भी बाद में अटैच हो गई। लेकिन इसी 2021 में अदालत ने एक और ऑर्डर भी किया। नसीम बीबी अदालत में पेश नहीं हो रही थी, नासिर पेश हो रहा था, ठीक है, केस को आगे बढ़ाना था, ठीक है। अदालत ने मुतादिद बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है पिंकी के, एएनएफ ने गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तार नहीं कर सकी। हालांकि मैंने उस फाइल में ये लिखा हुआ पढ़ा है कि एएनएफ ने पंजाब को, यानी एएनएफ पंजाब को खतूत लिखे पिंकी की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन पिंकी कभी गिरफ्तार नहीं हुई। और फिर 2021 में ही जो है उसको इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया गया। पिंकी एक इश्तिहारी मुलजिमा थी, कब? 2021 में। ऐसी इश्तिहारी 5 साल तक भी कोई उसको हाथ नहीं लगा सका। ऐसी इश्तिहारी मुलजिमा जो आराम से ट्रैवल कर रही थी लाहौर में, सब जगह आ जा रही थी, उसके तो मुल्क से बाहर भी गई है, मुल्क से बाहर भी गई है, उसके बैग्स आ जा रहे थे। और मैंने सुना, आपने बताया कि कई उसने फ्लाइट्स भी ली हैं, पीआईए की भी और बाकी भी, कराची टू लाहौर, लाहौर टू कराची। वो इश्तिहारी है, सब जगह वो आ जा रही है और न सिर्फ आ जा रही है बल्कि मुनशियात बांटती जा रही है। हमारी ये सब नौजवान नस्ल की रगों में जहर उतार रही थी वो। मैं इस पे आऊंगा कि स्कूल्स पे मैं आऊंगा, लाजमी आऊंगा, क्योंकि ये मामला बड़ा खतरनाक है कि स्कूल्स में किस तरीके से दी जाती है और क्या है। लेकिन पहले इसकी स्टोरी कंप्लीट करते हैं। मुझे अभी जो ये अभी भी जो मुझे स्टोरी कि 21 के बाद से आज तक ये सेम काम ऐसे ही चलता रहा, बिल्कुल ऐसे ही चलता रहा, हुकूमतें बदली, सब कुछ हुआ, पिंकी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पिंकी की गिरफ्तारी लाहौर में हुई, लाहौर में। लेकिन ये क्या कहानी है? लेकिन लाहौर में भी, अच्छा, इस दौरान जो है इसकी राना नासिर से शादी हो गई थी
और ये शादी जो है वो हाँ, ये स्टोरी रह गई थी ना हमारी हम्म। कि दूसरा शौहर जो था वो किस राना सन में नासिर। शादी हुई? ये 2001 मेरे ख्याल है 20 या 21 में जो ये शादी हो गई थी, 20 या 21 में हो इसमें गया शादी राना हो गई थी। नासिर। और वो ठीक है। नाम जो है आज भी इसके वाइफ ऑफ में लिखा जा रहा है। आज कल मैं एक ऑर्डर्स देख रहा था, उन अच्छा, ऑर्डर्स में कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनमें भी वाइफ ऑफ लिखा हुआ है, राना नासिर हाँ। लिखा हुआ है, हालांकि ये अब तो कहती तीसरी है, हो चुकी है ना। हाँ, जबकि ये कहती है कि मुझे जो है राना नासिर ने छोड़ दिया था। और ये तो राना नासिर पे इल्जाम लगाती है कि मेरे खिलाफ जितनी भी इस वक्त ये कार्रवाइयां हो रही हैं ये राना नासिर के कहने पर हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब ये पकड़ी जाती है वहां पर, तो अब जो पकड़ने वाला है वो है राना अकरम, तीसरा राना राना, अकरम, तीसरा और अकरम, ये है राना। तीसरा शौहर। इसके बारे में ये है कि इन दोनों के दरमियान जो है वो निकाह हो गया था। और ये बात ये कहती है, राना जो है चूंकि इस वक्त सरफेस पे नहीं है, वो गायब हो चुका है, बैंकॉक में बैठा है इतलात के मुताबिक। आज भी मैंने उसे 2-3 दफा मैसेजेस किए हैं कि किस तरह से रब्ता हो जाए, अच्छा। वो कुछ सवालों के मेरे जवाब दे दे, अच्छा, तो रिप्लाई नहीं कर रहा है। फहीम भाई ऐसे मजा नहीं आ रहा। राना अकरम पिंकी की जिंदगी में आया कैसे, वहां से शुरू करें जरा। राना अकरम असल में जो लाहौर की पुलिस में एक डिपार्टमेंट है CIA, ठीक है। उमर विर्क साहब के दौर में ये कायम हुआ था। अच्छा, और उसमें जो है एक शोबा खोला गया था, NIU, NIU, इज़दाद मंशियात का ये ओके, सेल था, ओके, यूनिट था, सेल कह लें। ओके। इस सेल का इंचार्ज था राना अकरम। राना अकरम, ठीक है। और राना अकरम ने जो है वो पिंकी को लाहौर में गिरफ्तार किया था, मनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार किया था। ये पहले भी नहीं, नहीं, अच्छा इसी को बता रहे हैं ना आप? इसी को हाँ, बता रहा हूं। पहले ही इसकी जिंदगी में इसकी राना की अकरम की जो एंट्री है हाँ, वो एज ए पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर ही इसकी जिंदगी में एंट्री होती है। हाँ, एज ए पुलिस ऑफिसर एंट्री हुई राना अकरम की। और शादी हो गई बाद में, पहले तो बाद में। गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद जो है वो बाकायदा डील हुई, करोड़ों रुपए की डील हुई। उसने जो है कोई 2 करोड़ रुपए राना अकरम ने इससे पिंकी से लिए और फिर इसे छोड़ा। और ये एक ऐसा एक मुकदमा नहीं है खाली, एक और मुकदमा भी है जिसमें जो है पिंकी भी पकड़ी गई थी। पिंकी के साथ जो है इसकी कहते हैं बहन भी पकड़ी गई थी, और इसकी एक और साथी मलजुमा थी साबरा, वो भी पकड़ी गई थी। उन दोनों बहनों को छोड़ दिया गया। साबरा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम कोकेन का मुकदमा बनाकर उसे जेल भेज दिया गया। ओके। एक मुकदमा वो है जिसमें इसका भाई नासिर भी गिरफ्तार हुआ, जो बाद में बरी हो गया। ठीक इस है। तरह से जो है वो पिंकी के खिलाफ वहां पे कई मुकदमात हैं। कई मुकदमा 3 मुकदमात तो कम से कम मुझे पता है अभी तक। ठीक है, ठीक है। लाहौर में, लाहौर में। ठीक है। और जब हाँ, राना अकरम ने इसके साथ डील मार ली तो उसके बाद जो है दोनों एक दूसरे से के क्लोज हो गए। और एक बात जहन में रखें कि ये जितने भी पुलिस वाले हैं या ये जितने भी ऐसे इदारों के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं कनेक्शंस इधर भी रखते हैं और कहीं ना कहीं कनेक्शंस इधर भी रखते हैं। दोनों जानिब इनके कनेक्शंस होते हैं और उन कनेक्शन से ये फ़ायदा उठाते हैं। जैसे राना अकरम ने उठाया कि उसने जो है वो पिंकी को बाद में जो है वो इसी काम के लिए इस्तेमाल भी किया। ये बात पुलिस को पता लग गई थी कि राना अकरम ने 2 करोड़ रुपए पिंकी से रिश्वत लेकर उसे छोड़ा है, और इस चीज पर राना अकरम के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। राना अकरम के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी वो एक स्टेज अदाकारा थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उनके शोहर को जो है पुलिस ने मंशियात के केस में गिरफ्तार किया था, इसी ने राना अकरम ने। और अगले दिन जो है उनके घर पे जाकर इन्होंने जो है वो घर पे एक तरह से डकैती मारी थी। वहां से सोना और पता नहीं क्या क्या चीजें जो है इन्होंने चुराई थी। किसने? डकैती की थी राना अकरम ने। अरे, ठीक है। उसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी बैठी थी, और उस इंक्वायरी में उसने ये कहने की कोशिश की थी कि मैं तो घर पर था जिस वक्त जो छापा मारा है, वो तो एक दूसरा अफसर था, वो गया था, लेकिन वो साबित नहीं कर सका। और उस इंक्वायरी में ये रिमार्क्स थे आखिर में कि राना अकरम जो है वो जिम्मेदार है और इसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशंस थी उस इंक्वायरी के। यानी ये राना अकरम का एक तरह का मैं बताना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड या उसके जो करतूत थे वो इस तरह के थे। राना अकरम जो है वो क्या कहते हैं प्रमोट हो गया, होता गया और अब वो जो है वो रिटायर हो चुका है पुलिस सर्विस से। अब ये बात मेरे इल्म में है कि वो बैंकॉक में बैठा है इस वक्त, और वो बैंकॉक में बैठकर जो है वो यहाँ अपना सेटअप चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सेटअप जो है वो उसमें इतना कामयाब नहीं है। सही। असल जो सेटअप चला रहा है वो राना नासिर चला रहा है। और मैं इस बात पे कतन हैरान नहीं हूँ जो भी उसने कही है, उसके वकील ने भी कही है कि जनाब जितने भी मुकदमात हैं ये बेसिकली राना नासिर के कहने पर जो है वो बनाए गए हैं।
मुझे ये लगता है कि किसी हद तक जो है ये ड्रग सिंडिकेट की आपस की लड़ाई भी है। ओ क्योंकि जब राना नासिर से इसके इख्तिलाफात हुए, अलहदगी हुई, तो जो कराची का सेटअप था वो राना नासिर को वापस नहीं मिल सका, क्योंकि वो पिंकी ने सारा सेटअप जो है वो पिंकी के मोबाइल फोन से कंट्रोल था। ओके मोबाइल फोन जो नंबर था वो पिंकी का नंबर था। उसकी वजह से वो सारा जो कराची था वो पूरा पिंकी के राना पास नासिर के हाथ से निकल चला गया। ओके तो ये बेसिकली जो व्हाट है अ स्टोरी, तो ये बेसिकली जो है ना, एक राना नासिर को बड़ा नुकसान हुआ था। व्हाट अ स्टोरी। तो यानी पिंकी गेम, भाई मैं अगर मैं इसकी समरी करूं, मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूं। पिंकी गेम में एंटर होती है, उसने पहले राना नासिर ने जब उसको काम दिया, राना नासिर यानी कि उसका दूसरा शौहर, दूसरा शौहर जिस जो कि पुलिस वाला भी था, नहीं, पुलिस वाला तीसरा सॉरी है। पुलिस वाला तीसरा, सॉरी जो दूसरा था वो ड्रग्स का ही काम करता था ना, ऐसे जिसका कराची में सेटअप था, सहारनपुर के रहने वाले हैं। सहारनपुर का, जिसका कराची में सेटअप था। उसने अपना कराची का सारा सेटअप पिंकी के हवाले कर दिया, सारे कॉन्टैक्ट्स पिंकी के थे। फिर उसके बाद 2021 में इन दोनों की अलहदगी हो गई। 21 में तो नहीं, मैं ख्याल 22 या 23 में हुई शायद। 22 या 23 में इन दोनों की अलहदगी हो गई। पिंकी की जिंदगी में एंट्री होती है एक नए शख्स की, जो कि राना अकरम है। राना अकरम और ये दोनों, पहले राना अकरम इनको गिरफ्तार कर लेते हैं पिंकी को, और पिंकी को गिरफ्तार करने के बाद 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर छोड़ते हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद राना अकरम और इनकी कुर्बत इख्तियार हो जाती है। कहा यह जा रहा है कि दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड सबूत नहीं है। सही है, ये पिंकी कहती है कि ये पिंकी कहती है कि मेरा शौहर था। लेकिन फिर राना अकरम से भी इसकी डिवोर्स हो जाती है, ऐसा ही है। ये कब हुई इसकी डिवोर्स? ये भी आखिर में 25-25 में कहीं हुआ है, 2025 के आसपास इसकी डिवोर्स हो गई। और फिर इसके बाद ये अब इसका कोई शौहर नहीं था, अब ये अकेले सेटअप चला रही थी। और ये सेटअप सारा राना नासिर का सेटअप, यानी कि जो इसका दूसरा शौहर था उसका सेटअप भी इसने कराची से कैप्चर कर लिया। राना अकरम का सेटअप जो कि ऑब्वियसली पुलिस वाला था, लेकिन उसका सेटअप तो था ना, वो भी कैप्चर हो गया। और पहला जो शौहर था इसका, ऑब्वियसली वो भी ड्रग्स से मुंसलिक था, वकील साहब जो थे, उनका सेटअप भी कैप्चर कर लिया। और ये बन गई डॉन क्वीन। ओह माय गॉड, व्हाट अ स्टोरी। और 15 साल की बच्ची कहां से चली और कहां पहुंची और क्या इसने बिजनेस किया। आई एम सॉरी, ऐसा लग रहा होगा लोगों को कि मैं बड़ा हीरोइन बनाकर पेश कर रहा हूं, लेकिन उसने फाइम भाई उसने कि वो कोई हीरोइन बना के हम पेश नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन बदमाशी में भी बड़ी बदमाश तो बन गई ना, डॉन तो बन गई ना। उसकी ऑडियो मैसेजेस सुने ना, क्या कॉन्फिडेंस है उसके अंदर कि 15 साल हो गए, लोग सोचते हैं कि पिंकी को पकड़ लेंगे। पिंकी को आज तक कोई नहीं पकड़ सका है। ओह माय गॉड, हीरोइन नहीं है तो चलती फिरती डॉन थी। ठीक है। अच्छा फाहिम भाई, अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे इसकी गिरफ्तारी वाले मामले पर। अब कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने एक बड़ा जबरदस्त स्टिंग ऑपरेशन किया। क्या ये बात ठीक है? क्या कराची पुलिस के हमारे नौजवान लड़के जेंजी वो स्टूडेंट बनकर गए और वहां पर पिंकी के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, और इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पिंकी को गिरफ्तार किया गया लाहौर से, और वहां से गिरफ्तार करके कराची लाया गया? और अगर ऐसा है तो आई एम सॉरी, सवाल थोड़ा तवील हो रहा है लेकिन मामला भी बहुत तवील है। अगर ऐसा है तो फिर शुरू में कराची से गिरफ्तारी की, वो गेट खटखटा के और वो एक दिन जियो के साथ मेहमान की तरह उनकी एंट्री क्यों दिखाई गई? ये कहानी है क्या? देखिए बेसिकली जो है वो, इसकी गिरफ्तारी लाहौर से है। लाहौर में सब्ज़ार का जो इलाका है वहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर एक 2 मंजिला मकान है जिसके फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पे ये रहती थी। और कराची से जाने वाली एक पार्टी ने इसको वहाँ से अरेस्ट किया है, और इसमें कराची पुलिस का एक ऑफिसर कह लें, एहलकार कह लें, वो भी साथ था। ठीक है। और इसको शुरू में उन्हीं हाथों ने अपने पास रखा जिन्होंने इसे लाहौर से उठाया था, और इस दौरान उससे जो तफ्तीश हुई उसमें बहुत कुछ सामने आया, और उसकी मदद से जो है बहुत सी नई फाइलें भी बनी, और कुछ पुरानी फाइलों में कुछ नया मवाद भी इकट्ठा हुआ। और आपको भी पता है ये फाइलें किस मकसद के लिए बनती हैं। फिर जो है जब उन्होंने अपने तौर पर तफ्तीश मुकम्मल कर ली तो उन्होंने जो है फिर इसे कराची पुलिस के हवाले किया। ठीक है। और जब कराची पुलिस के हवाले किया तो फिर वो सुबह आ गई जब इसे जो है प्रोटोकॉल के साथ सिटी कोर्ट में पेश किया गया, और ये अदालती राहदारियों में कैटवॉक करती हुई नजर आई।
जब इसे कराची में हवाले किया गया था तो उस वक्त जो है वो यही था कि इसके खिलाफ आप मंशियात का मुकदमा बनाएं, इसको अदालत में पेश कर दें। और ये भी था कि ये सेटिंग थी कि वो उस दिन अदालत में पेश होगी और उसे जो जेल कस्टडी कर दिया जाएगा पुलिस रिमांड देने की बजाय। जो रिमांड पेपर्स हैं, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूं यहाँ पर कि एक्चुअली प्लान था क्या? क्योंकि इसकी कैटवॉक प्लान का हिस्सा नहीं थी, इसका मीडिया पर आना प्लान का हिस्सा नहीं था, मीडिया ट्रायल ऑब्वियसली प्लान का हिस्सा नहीं था। तो फिर प्लान था क्या? क्योंकि नाम लिया जा रहा है, अगर आप परमिशन दें तो मैं नाम ले दूं, क्योंकि नाम ये सामने आए ही हैं, मुनीब भट्ट अदाकार, सारा खान, सादिक खान, सादिक इफ्तिखार की अहलिया से राब्ते का भी आ रहा है, राजा परवेज अशरफ, इमरान खान, मतलब नाम ऊपर जाते जा रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली ये पहले हिस्सा नहीं था प्लान का, या प्लान कुछ ऐसा ही था? सब कुछ प्लान के मुताबिक था। पिंकी की अदालत में पेशी होगी, इसकी इत्तला मीडिया को किसने दी? पिंकी तो बज़ाहिर तो एक मामूली सी मंशियात की डीलर थी ना, जिसके खिलाफ जो है पुलिस ने गार्डन थाने में एक मुकदमा दर्ज किया था कि हमने जो एक फ्लैट पे छापा मारा, इत्तला मिलने पर यहाँ से हमें जो है एक खातून गिरफ्तार की है जिसके पास जो है वो मंशियात थी। इत्तला किसने दी पुलिस मीडिया को? कोई इतनी हाई प्रोफाइल कोई खातून नहीं थी उस वक्त तक जो अदालत में पेश हो तो मीडिया जो है उसकी गिरफ्तारी की इत्तला मिलने पर वहां पहुंच जाए। पहुंच गया ना मीडिया, वो कैटवॉक कैप्चर हो गई ना। और जैसे ही वो कैटवॉक जो है वो मीडिया में आई, उसके बाद वो खबर बनी और फिर खबर से उस तमाम खबरों पे बाजी लेकर सबसे बड़ी खबर बन गई। कैसे? सब स्क्रिप्टेड है। ओह माय गॉड। पिंकी के हवाले से ये तय हुआ था कि पिंकी को जब अदालत में पेश किया जाएगा तो वहां से जेल चली जाएगी। ये मेहरबानों की कोशिश भी थी और यही हुआ भी उस दिन तो। लेकिन जब मीडिया में खबर आ गई तो उसके बाद जो है वो ये हुआ कि जनाब मीडिया ने तो खबर को इतना उठाया ना कि प्रोटोकॉल मिला, हथकड़ी नहीं लगी हुई थी, ये नहीं था, वो नहीं वो था। जिस एंगल से देख सके उस वो एंगल देख से सके। देखा इनिशियली तौर पर हमारा मीडिया जो। हाँ, उसमें भी ज़ाहिर है बहुत सी बातें हैं कि ये हथकड़ी लगाना जरूरी नहीं था, ये नहीं था। मैं इस पे भी वो हूँ कि हथकड़ी लगाना जरूरी उस सूरत में जरूर है कि अगर कोई ऐसी खातून मुलजिमा हो जिसके भाग जाने का डर हो, जिसके ऊपर कई मुकदमात हो, तो आप उसको हथकड़ी लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही मना कर दिया हथकड़ी लगा, उसमें उन्होंने रखा है कि अगर औरत के एहतराम में। लेकिन ये है कि अगर कोई बड़ी हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसके खिलाफ, उसके भाग जाने का, फरार हो जाने का भी डर है, उसके साथ ही उसे छुड़ाकर अगर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, अगर ये डर हो तो आप उसे हथकड़ी लगाएंगे। क्यों नहीं लगाई? एक केस तो नहीं था। वैसे तो 11 सालों से पुलिस ढूंढ रही थी। ठीक है, उसके खिलाफ सिर्फ दरख्शा थाने में 6 केस, गजीर थाने में 5 केस थे ना। क्यों नहीं आपने हथकड़ी लगाई? मैं तो सवाल करता हूँ। तो कहते हैं नहीं, हथकड़ी लगाने का सवाल उठाना सही नहीं है। मैं उठाता हूँ सवाल, है जरूरी था, नहीं लगाया आपने, प्रोटोकॉल दिया, माने इस बात को। उसके पीछे जो वो चल रहा था पुलिस वाला, क्या उसका अंदाज था? मैडम इधर चली जाएं, ये है। खैर, हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो चुकी है, इसके ऊपर बात नहीं करते। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जब मीडिया ने इस खबर को सबसे बड़ी खबर बना दिया, उसके बाद आपको ख्याल आया कि जनाब ये तो कुछ गड़बड़ है, तो आपने जो है वो फिर नए केस बनाकर उसका रिमांड लेने की मुसलसल कोशिश की। क्योंकि इसके बाद सूबाई वजीर दाखिला जिया लंजार साहब ने मीडिया में आकर ये कहा कि हम पिंकी को अब जेल से बाहर नहीं आने देंगे। और उसके बाद मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि कराची पुलिस की बस एक ही कोशिश है, मुकदमात बनाओ, गिरफ्तारियां डालो, उसकी गिरफ्तार, इस मुकदमे में भी गिरफ्तारी डालो, उसमें भी डालो, नया मुकदमा बना दो। ऐसे ऐसे बेवकूफाना मुकदमे बना रहे हैं कि हैरानी होती है कि क्या है। उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा बनाया गया। अब कत्ल के मुकदमे की FIR अगर आप पढ़ें तो आपको हंसी आएगी। कत्ल के मुकदमे की FIR यह है कि जो मुद्दई है वो एक प्राइवेट आदमी है और वो ये कहता है कि मैं तारिक रोड पे ऑटो मैकेनिक का काम करता हूँ, लाइंस एरिया में रहता हूँ।
मैं किसी काम से लियारी के इलाके से गुजर रहा था, ठीक है। तो आदम खान रोड के ऊपर मुझे एक जगह जो है वो रश नजर आया, मजमा नजर आया। अच्छा। मैंने देखा फुटपाथ पे एक नशेई की लाश पड़ी हुई, ये लफ्ज जो है, ये जुमला जो है, ये लिखा हुआ है FIR में। मैंने छिपा के ड्राइवर की मदद से उस लाश को छिपा की एम्बुलेंस में रखा और हम थाने आ गए। थाने में जब उस लाश की तलाशी ली गई तो उसके ट्राउजर की जेब से एक डिबिया निकली जिसके ऊपर मैडम पिंकी नाम ही काफी है, एंजॉय लिखा हुआ था, ब्रांड। उसके बाद वो घर चला गया। घर जाके उसने जो है वो नेटवेट पे सर्च किया तो उसे पता चला कि अनमोल नाम की खातून है जो मंशियात बेचती है। वो 2 दिन बाद थाने आया, उसने दरखास्त दी कि इसका मुकदमा दर्ज किया जाए, और आपने उसका मुकदमा दर्ज कर लिया। किसका मुकदमा? एक ऐसा शख्स जो नशे की ज्यादती की वजह से, इसमें कत्ल का है? जिसमें नशे की ज्यादती की वजह से वो मर गया, उसकी लाश जो है वो फुटपाथ से मिली है, नामालूम शख्स से आज तक उसकी शनाख्त नहीं हुई है, उसका मुकदमा आप एक राहगीर की मुद्दइयत में दर्ज कर रहे हैं अनमोल और पिंकी के खिलाफ। अब मेरा सवाल यह है कि जो शख्स 40, वो जो चलें 40 भी ज्यादा करूं, 300-400 रुपए का हेरोइन जो है कि जो पुड़िया है जो लेकर जो नशा करता है, आप कह रहे हैं कि वो 35,000-40,000 रुपए की जो उसकी गोल्डन ब्रांड है उसको जो है वो इस्तेमाल कर रहा था, उसकी डिब्बी आप उसकी जेब से दिखा रहे हैं। यार हीरोइन पीने वाला मर गया, आप उसे कोकेन पीने वाला बना रहे हैं, और कोकेन भी जो है वो पिंकी की पी रहा था। मेरी ख्वाहिश है फुटपाथ पे 35-40 हजार रुपए की ग्राम जो मिलती है वो एक फुटपाथ पे मरने वाले शख्स, और यही जो आपका सवाल है, ये साबित कैसे करेंगे? पहली चीज तो ये मर्डर कैसे साबित होगा, फिर दूसरा सवाल ये है कि ये साबित कैसे होगा कि ये पिंकी की ही कोकेन पीने से मरा। वो देखे ना, उसके जो ब्रांड है, बेसिकली पिंकी ने किया क्या था, उसने अपने ब्रांड को बनाने के लिए, वो तो मिला ब्रांड बनाने के लिए, उसने वो लिखा था कि नाम ही काफी है पिंकी, लेकिन वो वही पी रहा था। अभी आपने जैसे सवाल उठाया ना कि 35-40 हजार का, वो तो ये भी हो सकता है जी रख लिए पुलिस पे, तो पैसे ही बनते हैं ना। ये अभी 174 की कार्रवाई के अलावा इसमें मेरे पास ये इत्तला है कि अभी उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। ठीक है, 174 की कार्रवाई हुई बस, अब आप निकालें लाश उसकी, कराएं उसका पोस्टमार्टम, कब्र कुशाई कराएं, उसका पोस्टमार्टम कराएं। आप, वो तो नामालूम लाश है, दफन हो गई होगी, अब तक छिपा नहीं, ये ईदी ने उसे दफन भी कर दिया होगा किसी लावारिस कब्रिस्तान में। ठीक है, चलें नहीं कर तो ये लेंगे। केस को, नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये केस जबरदस्ती डाले जा रहे हैं उस पर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केस को कमजोर करने के लिए नहीं है कि ऐसी भौंडी नहीं देखिए, इसमें जो मुझे ख्वाहिश नजर आ रही है ना, वो ख्वाहिश मुझे ये नजर आ रही है कि आपने मीडिया पे देखा होगा कि आग जो है वो बड़े घरों तक पहुंचने की इत्तला है। अब बड़े घर वाले सामने तो नहीं आ सकते, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि उनका प्यारा जो मर गया है, वो जिसका कस्टमर था या जिससे जो है वो मनशियात लेकर पीता था, उसको सजा जरूर मिले, और सजा मिले भी तो कत्ल की मिले कि उनका बच्चा मरा है। तो इसलिए कत्ल का मुकदमा जो है ना वो बनाया गया है। अब इसको साबित करना मेरे नजदीक जो है ना कराची पुलिस के गले पड़ जाएगा। मैंने सुना है आज सुबह ही एक साहब ने फोन करके बताया कि 6 ऐसे बच्चे हैं, अब मैं स्कूलों पर भी आऊंगा, 6 ऐसे बच्चे हैं अभी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज जो इसके कस्टमर थे और जिनका ताल्लुक इलीट से है। इलीट से है। इलीट में हुक्मरान भी और हुक्मरानों, ऐसा ही है। और वो बेसिकली जो है ना मेरे नजदीक तो वो बीमार है ना, वो तो बीमार है बेचारे। और हमारे यहाँ होता यही है कि हम जो है वो नशा करने वाले को जो है वो मुलजिम बना देते हैं कि इसके पास से मंशियात बरामद हुई है, और आप उसी के खिलाफ FIR काटते हैं, उसको जेल भेज देते हैं। पहले कभी हमें जो है ना कार्रवाइयाँ इस तरह की नजर नहीं आती थी। इतने बड़े ड्रग डीलर को पकड़ लिया। तो अब इस केस में कोशिश यही है कि किसी तरह से पिंकी को कत्ल के मुकदमे में अंजाम तक पहुंचाया जाए। पहुंच गई, यानी कि खत्म करने का, पिंकी के खात्मे का सीन ऑन है, कोशिश यही है। लेकिन अभी तो ये मसला है ना कि अभी तो आपको साबित करना है मातहत अदालत में, उसके बाद फिर आला अदालतें भी हैं। कानूनी रास्ते से ही खात्मे का सीन है ना, एक तरह से नजरिया आ रहा है। नजरिया।
लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या पिंकी के खात्मे से ड्रग्स का खात्मा होगा? मौजूद यही मैं बात बहुत दिन से कर रहा हूँ, जब से ये सब चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पिंकी के खिलाफ दर्जन भर मुकदमात और बना दें। इस शहर में गुज़िश्ता दिनों हीट वेव की वजह से जितने लोग आपको सड़कों पर मुर्दा मिले, हीरोइनची, आप उन सब के कत्ल का मुकदमा बेशक जो है वो पिंकी के खिलाफ बना दें। पिंकी को आप सजा भी दिलवा दें, मैं खुश होऊंगा, दिल से खुश होऊंगा। लेकिन क्या उस नेटवर्क के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जो पिंकी चला रही थी? क्या आप वो कनेक्शन तोड़ने में कामयाब होंगे जो पिंकी के नेटवर्क के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट्स के साथ थे? वो तोड़े ना पहले। मुझे ये यकीन दिला दें कि पिंकी और पिंकी जैसे और जो रैकेट्स हैं और जो नेटवर्क्स हैं, आप वो खत्म कर देंगे। इस शहर में, इस मुल्क में जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो वो एक ऐसे माशरे में होगा जहां जो है वो इस लानत से दूर रहेगा, इससे महफूज रहेगा। मुझे ये तो यकीन दिला दें। मैं बहुत खुश हूं आप पिंकी के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं। अब 10 और मुकदमे बना दें यार। मुझे उस नेटवर्क को तोड़ के पहले बताएं, पहले मुझे ये जमानत दें। मैं नहीं बात करता इस शहर के दीगर मसाइल पे यार। मैं नहीं कहता कि जनाब इस शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, इस शहर में तालीम और सेहत की सहूलतें नहीं है, इस शहर में स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा है, इस शहर में दाखिले नहीं मिलते मेरिट के ऊपर। मैं नहीं कहता सेहत का बहुत बुरा हाल है, मैं नहीं कहता। तो मुझे सिर्फ इस बात का यकीन दिला दो कि पिंकी का केस तुम सामने लाए हो तो इसके बाद जो भी इस तरह के नेटवर्क्स हैं आप उन्हें बस्ट कर दोगे। कुछ नहीं पूछूंगा पहले कभी, लेकिन मुझे यकीन नहीं दिला सकते क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि सब कुछ जो है वो कॉस्मेटिक हो रहा है। सब वैसे ही चलता रहेगा। फ़हीम भाई, 2 सवाल आखिरी, फिर एंड करते हैं। पहला सवाल ये, मुनशियात स्कूलों में बिलखुसूस एलीट में पहुंचती कैसे है? कौन होते हैं? क्या बच्चे भी, जो मैंने सुन रखा है, स्कूल बैग्स में सप्लाई कर रहे होते हैं? दूसरा सवाल, क्या ये बात सच है कि पिंकी की मुनशियात बनी गाला में पहुंचती थी? देखिए, बनी गाला हो, राजा परवेज अशरफ का नाम हो, एमक्यूएम के रहनुमाओं का नाम हो, ये तो आर्म ट्विस्टिंग है। आर्म ट्विस्टिंग है। ठीक है, इसको तो मैं इसी नज़र से देखता हूँ क्योंकि ऐसे जब नाम आते हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा को भी कर लेता हूँ, तजिया भी कर लेता हूँ। चलें आपके साथ कि एक खातून है जो मंशियात के केस में गिरफ्तार हो गई है। आप उसे अदालत में पेश करते हैं, वो अदालत में शिकायत करती है कि पुलिस मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही और मेरे ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। आप कहते हैं, अदालत कहती है कि इसका जो लेडी एमएलओ से जो है मुआयना करें, अगली समाअत पे रिपोर्ट पेश करें। वो जाती है, अगले रिमांड पर आती है, फिर वो यही करती है कि वो कोई और नया नाम ले देती है और फिर अदालत में कहती है कि मुझे जो है पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया है, एक और अदालत में। तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि एक खातून जो पहले कभी नहीं पकड़ी गई, जिसने पुलिस का टॉर्चर पहले नहीं सहा, वो कैसे इतनी बहादुर हो गई है कि पुलिस से मार भी खाती है, फिर आती है अदालत में और फिर एक नया नाम ले देती है। कपड़े हटा हटा कर, चिल्ला चिल्ला कर पुलिस वालों को पीछे से चीखना पड़ रहा है, ओए 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 करके, ताकि आवाज जो है आवाज दब जाए। तो ये मैं नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहा कि भाई ऐसा है। मेरा सिंपल और वो ये है कि जी सब कुछ स्क्रिप्टेड हो रहा है। पिंकी जिन हाथों में रही पुलिस के पास आने से पहले, वहां उससे जो कहा गया था वो उस स्क्रिप्ट पे काम कर रही है। दूसरा आपका सवाल कि जनाब, मतलब आई एम सॉरी, आगे बढ़िएगा, लेकिन कोई टॉर्चर वॉर्चर नहीं, कोई नहीं, सुकून में अंदर है पिंकी? जो खबरें तो मिल रही होंगी आपको। कौन हाथ लगाएगा? खैर, जो अगला सवाल है आपका तालीमी इदारों से मुताल्लिक, राइडर्स रखे हुए थे उसने। वो राइडर्स आपकी बताई हुई जगह पर पहुंचाते थे। उसका एक मैसेज है बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने अपने प्रोग्राम में भी दिखाया है। वो मैसेज जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि न्यू ऑफर शुरू यहाँ से होता है, अपने कस्टमर्स को भेज रही है। अब 1 ग्राम कोकेन जो है वो 15,000 की मिलेगी, अगर आपको बल्क में चाहिए तो 12,000 की मिलेगी। और डीलर्स के लिए अलग ऑफर है। अब डीलर्स कौन है? बेसिकली जो पार्टीज अरेंज करते हैं, जो
मसाज सेंटर की आड़ में धंधा करते हैं, जो ब्यूटी पार्लर की आड़ में धंधा करते हैं, जो डीलर्स हैं बेसिकली, जिनको जो एक तरह से खुद जो है वो आगे बढ़ा रहे होते हैं अपने वर्कर्स, अपने कस्टमर्स के लिए, उनके लिए वो कहती है अगर आप 1 किलो लेंगे तो आपको 9,000 रुपए की पड़ेगी। और इसके आगे जुमला है, सर्विसेज 24 आवर्स ऑन है, कराची में जहाँ चाहिए वहाँ पहुँच जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आम सी चीज बेची जा रही है खुलेआम। राइडर्स के जरिए भिजवाती थी वो, ऑर्डर करें पहुँच जाएगी चीज़। दौर के साथ उसने खुद को मॉडरेट किया और ऑनलाइन कर दिया सारा काम। आपको पता है पाकिस्तान में आखिरी बार सर्वे कब हुआ था मंशियात के आदी अफराद के हवाले से? 2013 में। ओहो, आप 2026 में बात कर रहे हैं, 13 साल हो गए, आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में मंशियात के आदी अफराद की तादाद कितनी है? आप कैसे अपनी पॉलिसी वो बनाओगे जिससे शहर में आप मंशियात को रोक सको? अब तो सिंथेटिक ड्रग्स भी आ गई हैं। 2013 में यह लेवल नहीं था, उस वक्त भी 6.8 मिलियन लोग मंशियात के आदी थे आपके मुल्क में। आज कितने होंगे? क्या पॉलिसी है आपकी भाई मंशियात के हवाले से? आपने 2019 में एक पॉलिसी बनाई थी, नेशनल नारकोटिक्स पॉलिसी। उस पॉलिसी में यह भी था कि आप एक फोर्स तो नहीं, उसके लिए वर्ड एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या था, लेकिन वो एक ऐसी कमेटी टाइप था जो जिसकी तजवीज़ थी कि जिसमें तमाम सूबों के वजीर आला जो है उसका हिस्सा होंगे, यानी इस लेवल के ऊपर आपने सोचा था। ओके, आज तक नहीं बनी वो। ओह माय गॉड। फ़हीम भाई, ये कहानी तो अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम पॉडकास्ट को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और चूँकि अच्छा भाई, एक बात बड़ी अहम मैं आपको बता दूं कि फ़हीम भाई ने FIR विद फ़हीम सिद्दीकी, जो कि फ़हीम भाई का यूट्यूब चैनल है, उस पर बड़ी ज़बरदस्त इस हवाले से वीडियोस बना रखी हैं। और जब मैंने भी वो वीडियोस देखी मैं हिल गया। तो इसकी मज़ीद डिटेल और मज़ीद तफसील, मुकम्मल कहानियाँ फ़हीम भाई ने इसको, फ़हीम भाई आपने अयान से भी इसको जो है वो एक वीडियो में वो भी बताया है, तो वो भी आप देख सकते हैं FIR विद फ़हीम सिद्दीकी पर। फ़िलहाल फ़हीम भाई इसको हम पॉडकास्ट को यहाँ एंड करते हैं और हम इस केस की मज़ीद डिटेल के साथ और मज़ीद इसमें क्या नए इंकशाफात सामने आते हैं उस पर फ़हीम भाई से गुजारिश करेंगे हमें दोबारा वक्त इनायत करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ़हीम भाई।